अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये एक चैप्टर है जिसका नाम है हज़रत महल। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे, इसका सबक का ख़ुलासा करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अल्फाज और मायने। तो ये है नस्ब करना यानी लगाना या गाड़ना। ठीक है, जैसे रोड बनता है तो रोड के बराबर में आप देखते हैं पत्थर से नाम लिखकर उसको नस्ब करते हैं, तो उसे बोलते हैं लगाना या गाड़ना। ठीक है, तो वही हुआ, पत्थर नस्ब किया गया, यानी जो एमएलए या एमपी होते हैं उनके नाम का, जिन्होंने पैसे दिए होते हैं। ठीक, उलुल अज़्म यानी हिम्मत या बुलंद हौसला। जबरो इस्तबदाद, जुल्म सितम, जुल्म और सितम, वाव का मतलब होता है और, जुल्मो सितम पढ़ेंगे इसको, जुल्मो सितम। कमसिन कम उमर, तख्त नशीनी यानी कि तख्त पर बैठना या बादशाह होना या बादशाह बनना। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए, उसके बाद है मार्का। मार्का यानी लड़ाई। ठीक, मलबूस ख़ास लिबास, मलबूस यानी कि कपड़ा वगैरह पहनना, तो ख़ास लिबास, मलबूस लिबास को बोलते हैं कपड़ा वगैरह। मुस्तहकिम मज़बूत या पायदार। ठीक है, महाज मुकाबले की जगह या लड़ाई का मैदान, मैदान जंग भी बोलते हैं महाज को। ठीक है, महाज पर डटे रहे। मुखबरी बोलते हैं जासूसी या टोह में रहना। ठीक है, कोई टोह, इधर की बात उधर कर देना, चुपचाप, पता भी नहीं चलने देना अपने बारे में। मुदाफ़ात यानी दिफा करना या बचाव। ठीक, तरजीह देना यानी कि बरतर समझना या फौकियत समझना। ठीक है, सुपीरियर होना, बरतर समझना यानी कि किसी को ज़्यादा अहमियत देना। कहने का मतलब यह है। तुगरा यानी ख़त, एक ख़त होता है तहरीर का लिखा हुआ कि एक किस्म ख़त होता है, ख़त की एक किस्म बोलते हैं तुगरा, या फिर हुकूमत का निशान। ठीक है, मोहर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ख़त कह लीजिए। ठीक है, जिला वतनी यानी देश निकाला, जिसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जिला वतनी यानी देश से निकाल देना या किसी वजह से निकल जाना या मजबूरन देश से बाहर होना, है ना। दूर देश भेज दिया जाना या मुल्क बदर किया जाना, मुल्क बदर, है ना, जैसे ज़िला बदर होता है उसी तरह से मुल्क बदर होता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस इसमें माजूल, जिसे बरतरफ कर दिया गया हो, जिसका मनसब छीन लिया गया हो। ठीक है, खलअत यानी खुसूसी लिबास, पोशाक, बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाला लिबास, उसे बोलते हैं खलअत, खलअत, खलअत। ठीक है, अब्दी आरामगाह यानी कि आखिरी आरामगाह, मतलब है कब्र। ठीक, अब इधर देखते हैं कुछ जो रह गए हैं यहाँ पे। मुजस्समा बोलते हैं बुत या मूर्ति। अर्ज़ यानी ज़मीन। अय्याश बोलते हैं ऐश पसंद, आराम पसंद भी अय्याश में आता है। ठीक है, इल्म यानी ये अल्म है, अल्म यानी झंडा, निशान या परचम। तदब्बर यानी सूझबूझ या होशियारी, है ना, टैक्टिस। शुजाअत बोलते हैं बहादुरी। सरफरोश जान हथेली पर रखने वाला। ठीक है, सरफरोश बोलते हैं उसी को, ये पर्शियन वर्ड है मेरे ख्याल से। लश्कर जिर्रार यानी बहुत बड़ी फ़ौज। ठीक है, पसपाई यानी पीछे चला जाना या पीछे हटना या हार जाना। ठीक है गाइस, असलहा यानी हथियार। फरोदगाह यानी ठहरने की जगह। एहतराम शाहाना, एहतराम शाहाना है शाही मर्तबे के मुताबिक एहतराम, है ना, जो शाही होता है ना, जो किंग वगैरह होते हैं, वैसा मर्तबे के मुताबिक एहतराम, यानी बहुत एहतराम मिलना। ठीक, बाकी हमने पढ़ ही दिया। अब देखते हैं गाइस, अब हम शुरू करते हैं मेन चीज़ जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई। और हज़रत महल, चैप्टर हज़रत महल, बुक का नाम है अपनी ज़बान और क्लास 8। तो सबक का ख़ुलासा हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे बने पार्क को हज़रत महल पार्क कहते हैं। अंग्रेज़ों ने हज़रत महल पार्क को अपनी फ़तह की यादगार करार देते हुए उसे विक्टोरिया पार्क का नाम दिया।
संग मरमर के गुंबद के नीचे जहां अवध की सल्तनत का तोगरा लगा हुआ था, यानी जो अभी बताया मैंने एक तरह से निशान, एक ज़माने में वहां मलका विक्टोरिया का मुजस्समा लगा हुआ था, जबकि इस जगह हज़रत महल का मुजस्समा नस्ब किया जाता, क्योंकि ये पार्क हज़रत महल के नाम से मंसूब है। ठीक है। इस बहादुर और इज़्ज़तदार औरत ने गैर मुल्की जुल्म व सितम का बहुत बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। हज़रत महल एक लेडी का नाम है, मैं आपको बता दूं, और इन्होंने ये कहानी है हज़रत महल साहिबा की, किस ज़माने में जब हुकूमत मुग़लों की जा चुकी थी और अंग्रेज़ आ गए थे। ठीक है। तो उन्होंने लड़ा और वो मुल्क से बाहर भी गई, और भी क्या क्या उनके साथ हुआ इसमें सब लिखा हुआ है। मुकाबला किया और अपनी हार मानने के बजाय नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने को फ़ौक़ियत दी। यानी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी अंग्रेज़ों से, और वक्त पड़ा तो उन्हें नेपाल भी वो जाके रहीं। ठीक है। दुश्वार गुजार यानी बहुत मुश्किल तरीन जो ज़िंदगी होती है, वहाँ की घाटी होती है पहाड़ियाँ वगैरह, तो वहाँ वो चली गई नेपाल। ठीक है। अब गाइस देखिए, इसमें हज़रत महल का असल नाम मोहम्मदी बेगम था। वो वाजिद अली शाह की मलका थीं। ठीक है। 1856 में अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को अय्याश और नाअहल करार देते हुए उसको अहदे से बरतरफ कर दिया था, यानी जो आखिरी बेचारे वो थे उनको हटा दिया था। ये 56 लिखा है, मेरे ख्याल 57 के बाद, बहरहाल जो भी है। उसके बाद उनके कमसिन बेटे पर बरजेस पर कमसिन बेटे पर, यहाँ पर होगा, पर जिस कदर उनका जानशी मुकर्रर किया गया, और बरजेस कदर ये इनका नाम रहा हो, जो भी है बहरहाल, या मुझे लगता है इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है प्रिंटिंग का। ठीक है। जानशी मुकर्रर किया गया, जानशी बोलते हैं यानी बादशाह का हटाने के बाद जो उसका बड़ा बेटा होता है वही बादशाह बनता है, बादशाह के हटने के बाद। अब देखिए 1856 में वाजिद अली शाह के कोलकाता रवाना होने के बाद उनकी बेगम और कमसिन शहज़ादे को अंग्रेज़ों ने आज़ाद छोड़ दिया। मतलब उनको हटा दिया बेचारे को और उनको छोड़ दिया, बस ये गनीमत किया। अंग्रेज़ों को क्या मालूम था कि जिन लोगों को वो बेज़र समझते हैं, यानी वो ये समझ रहे थे कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो हुकूमत जा चुकी है इनकी, वही एक दिन उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 10 मई 1857 को बगावत का झंडा बुलंद किया। शुरुआत वहीं से हुई थी, है ना, मेरठ की छावनी से, जो वहाँ पे हिंदुस्तानी सिपाही थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, और बहुत जल्द अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। ठीक है ना, और ये बात आपको मालूम भी है, फ़िल्म भी बन चुकी है शायद इस पर, मंगल पांडे वगैरह जो है इस पर फ़िल्म बनी है। बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई और हज़रत महल की सरबराही में बगावत के शोले भड़कने लगे। ठीक है। उस बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है, यानी 1857 का जो वक्त था, ये पहली जंग आज़ादी, यानी आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी गई। वैसे तो बहुत सारी छुटपुटियाँ बहुत सारी लड़ी गई, लेकिन ये बड़े पैमाने पे थी, और सॉरी फॉर दैट के हिंदुस्तानियों की इसमें हार हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है। सिपाहियों के इसरार पर, यानी कि ज़िद पर, 5 जुलाई 1857 को बरजेस कदर की तख्त नशीनी अमल में आई। ठीक है। उसके बाद यानी कि उनको बादशाह बनाया गया, और हज़रत महल राजमाता और जनाब आलिया कही जाने लगी। ठीक है, क्योंकि उनकी माँ थी ये। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों पर पहला हमला किया गया। अब यहाँ पे हमला हुआ है अंग्रेज़ों पर। ठीक है। पर्दा नशी होने के बावजूद, यानी ये पर्दे में रहती थी, बुर्का वगैरह पहनती थी, है ना, हज़रत महल, बावजूद हज़रत महल कभी घोड़े पर और कभी हाथी पर बैठकर निकलती और
फौजियों की हिम्मत बढ़ाती। यानी जंग तो छिड़ गई थी तो जाहिर है अब तो निकलना ही पड़ेगा खुलेआम। राजा मान सिंह को आलमबाग के मार्के में उनकी बहादुरी के सिले में फर्जंद ख़ास का खिताब और दुपट्टा इनाम में दिया। यानी कि राजा मान सिंह जो हिंदुस्तानी थे उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये भी आए थे, ठीक है। तो उनकी बहादुरी की वजह से आलमबाग एक जगह है लखनऊ में कि मार्के यानी कि जो मैदान जंग था, उनकी बहादुरी की वजह से उनको फर्जंद ख़ास यानी कि ख़ास फर्जंद है ना, और दुपट्टा इनाम में दिया था हज़रत महल साहिबा ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज़ादी की तहरीक के बड़े मराकज़ मेरठ, यानी कि जो बड़े सेंटर थे आज़ादी की तहरीक के रेवोल्यूशनरी, मेरठ था, दिल्ली था, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और आगरा पर अंग्रेज़ काबिज़ हो चुके थे। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे तो उन्होंने हरा दिया हिंदुस्तानियों को, ठीक है। अब देखिए क्या है, आखिरी फैसला लखनऊ में होना था। यानी लखनऊ की अभी आवाम और वहाँ के लोग और वहाँ के सिपाही जो हिंदुस्तानी थे वो अभी डटे हुए थे, है ना। यहाँ 70-80 हज़ार का मजमुआ मौजूद था, ठीक है। इतनी फ़ौज वगैरह थी, समझ सकते हैं आप, जो हज़रत महल के परचम तले कौमी इज़्ज़त बचाने के लिए जमा थे, समझ सकते हैं आप, ठीक है। परचम बोलते हैं झंडा। अंग्रेज़ों ने भी उनके मुकाबले के लिए एक ज़बरदस्त फ़ौज इकट्ठा कर ली। अब अंग्रेज़ों ने, जाहिर सी बात, उन्हें पता चल गया कि बहुत ज़्यादा फ़ौज है तो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ौज लेके जानी पड़ेगी। 1858 ईस्वी हज़रत महल के लिए आजमाइश का ज़माना था। यानी अगले साल लड़ाई इतनी लंबी चली, सारा लखनऊ मौत के मुंह में था। यानी कि बहुत अफरा तफरी थी, कुछ भी हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन हज़रत महल अपने इरादे की पक्की थी, मोर्चा पर डटी रहीं। यानी वो अचानक भागी नहीं, है ना, लड़ती रहीं जब तक उनके पास ताकत रही। अब देखिए, अंग्रेज़ सिपहसालार जनरल ओट्रम, ठीक है, कि अवध की हुकूमत वापस कर दिए जाने की पेशकश को हज़रत महल ने ठुकरा दिया। यानी ये जनरल साहब बोल रहे थे कि भैया आप एक काम कीजिए, हमारे साथ हो जाइए और आप बादशाहत ले लीजिए जैसे आप पहले चला रहे थे अवध हुकूमत, ठीक है। अवध समझ रहे हैं, लखनऊ का जो आसपास का इलाका था। हज़रत महल ने ठुकरा दिया। फिर उन्हें घर बैठे 25,000 रुपये माहवार वजीफ़े की पेशकश की गई। यानी उनको फिर ये कहा गया कि चलिए हुकूमत मत लीजिए, लेकिन 25,000 आपको हर महीने मिलेंगे घर बैठे बैठे वजीफ़े की शक्ल में। तो देखिए हज़रत महल ने उसे भी ठुकरा दिया, ठीक है, हज़रत महल ने उसे भी ठुकरा दिया। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि 1857 और अब इस 200 लगभग 200 साल मान लिया जाए, 200 साल पहले 25,000 रुपये बहुत होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते थे, आप यकीन मानिए, ये करोड़ों की रकम हो गई एक तरह से। जंग जीत लेने के बाद मलका विक्टोरिया ने आम माफ़ी का ऐलान किया। अब जंग तो जीत लिया तो मलका विक्टोरिया ने क्या किया कि माफ़ी मांगी। अब देखिए हज़रत महल जंग हारी थी, हिम्मत नहीं। यहाँ पे हज़रत महल ठीक है हार गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जवाबी फरमान में मलका विक्टोरिया की पेशकश को ठुकरा दिया। यानी उनकी माफ़ी उन्होंने कबूल नहीं की और ग़ुलामी की जगह लड़ते रहना और बेवतनी की ज़िंदगी गुजारने को बेहतर समझा। उन्होंने उनसे कभी सलाह नहीं किया, समझौता नहीं किया और हुकूमत भी अपनी गंवा दी, ठीक है, बादशाही भी छोड़ दी, यहाँ तक कि मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। जब उनकी तहरीक कमज़ोर पड़ गई तो हज़रत महल अपने बेटे और बचे हुए साथियों के साथ नेपाल चली गईं। जब लगा कि मतलब सारे सिपाही मार दिए गए या कुचल दिए गए या लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, जब देखा कि 2-4 लोग या कुछ ही लोग बचे हैं, तो उन्हें मजबूरन वो नेपाल चली गई। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया अंग्रेज़ों से, ठीक है। अंग्रेज़ों की कोशिशों के बावजूद वो वापस नहीं आई। यानी अंग्रेज़ चाहते थे कि वो वापस आ जाएं, कोई नहीं, जो भी वो उनके मन में हो बहरहाल, लेकिन उन्हें भी पता था कि अंग्रेज़ भरोसे के काबिल नहीं है ना, इसलिए शायद वो नहीं आई होंगी। एक मुसव्विर बरजेस कदर की तस्वीर लेने गया था। मुसव्विर बोलते हैं तस्वीर बनाने वाला। तो बरजेस कदर यानी कि जो बहादुर शाह का बेटा था और हज़रत महल का भी बेटा था, और पैगाम भी ले गया था कि बेगम साहिबा फैज़ाबाद या लखनऊ जहाँ रहना चाहें रहें।
یعنی جو ایک وہ گیا تھا تو اس نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ آپ چاہیں تو لکھنؤ رہ لیجیے یا چاہیں تو آپ فیض آباد رہ لیجیے، وظیفہ کے ساتھ شاہانہ احترام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ شاہی احترام یعنی کہ عزت سے آپ کو مانا جائے گا، آپ کی عزت کی جائے گی۔ لیکن حضرت محل نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ اب دیکھیے بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کے پاس کنگالی آ گئی ہو، پیسہ نہیں ہو، جیب میں نہیں ہو کچھ بھی، اس کے باوجود بھی آپ کو سامنے والا کچھ دے رہا ہو تو آپ تب بھی نہ لیں، بہت بڑی بات ہے، واقعی میں بہت بڑی بات ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں نہ خود آئیں نہ برجیز قدر کو آنے دیا، یعنی اپنے بیٹے کو آنے نہیں دیا یہاں پہ ہندوستان میں، کیونکہ اس وقت انگریز سمجھ سکتے ہیں۔ کاٹمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی آخری آرام گاہ ہے، یعنی کاٹمنڈو رہیں وہ، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ ان کی قبر ہے آج بھی، ٹھیک ہے۔ تو گائز سمجھ سکتے ہیں آپ کیسا منظر رہا ہوگا، کیسی قتل و غارت رہی ہوگی، انگریز کتنا پریشان کرتے تھے ہندوستانیوں کو، آپ سمجھ سکتے ہیں گائز۔ چلیے پھر آج کی کہانی اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آئیں گے، اسی چیپٹر کے کوشچن آنسرز کو لے کے آئیں گے۔ تو پھر چلتے ہیں ابھی، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔